अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। लगता है कि अपोजिशन जो है वो जमूद का शिकार है और हुकूमत जो है वो मैसूर कुन कैफियत में है। अपोजिशन से उन्हें कोई उस नौइयत का ख़तरा जो है वो दिखाई नहीं देता है। पीडीएम वो तो ऐसे लग रहा है जैसे 3 महीने की छुट्टी पर चले गए हैं और वापस आएंगे और उसके बाद वो फिर देखेंगे कि उन्होंने एहतजाज जो है वो किस नौइयत का करना है, किस तरीके से करना है, और इस्लामाबाद अगर आना है तो फिर आकर वहाँ पे करना क्या है। और तारीख़ का भी ऐसा ऐलान कर दिया है 23 मार्च का कि जो इस बात का इंदिया देती है कि ऐन मौके के ऊपर इस तारीख़ में तब्दीली भी हो सकती है, ये मज़ीद आगे जा सकती है। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस महीने में एहतजाज तक महदूद है। 10 दिसंबर को उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से और फिर 17 दिसंबर को जो है उन्होंने गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से डिस्ट्रिक्ट की सतह पर एहतजाज करना है। और ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आज कह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अंगड़ाई ज़रूर ली है और वो है लाहौर के अंदर जो हल्का 133 का इंतखाब हुआ उसमें 5000 वोटों से छलांग लगाकर 32,000 वोटों तक पहुंचने की। आसफ अली जरदारी साहब ने इस हवाले से एक जश्न का भी एहतमाम किया, खुशी का भी इजहार किया और ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर बेदार हो रही है। इस वक्त ये भी एक तासुर उभर कर सामने आ रहा है कि जैसे जो दो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, वो पसे पर्दा भी कुछ ऐसे मुज़ाकराती अमल में या ऐसे रवाबित में मशगूल हैं जिसके असरात जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में ज़ाहिर होंगे। ज़ाहिर है एहतजाजी सियासत जो है उससे गुरेज किया गया है। इस्तीफ़ों की सियासत, लॉन्ग मार्च और धरना जो है वो बार बार ऐलान करने के बावजूद आगे की जानिब खिसकता चला जा रहा है। और इससे दिखाई ये देता है कि या तो अपोजिशन जमातों का ये मामला है कि इंतखाबात अगले साल होंगे और वो इस हवाले से जो है वो खामोश हैं, या फिर ये कि कुछ चीज़ें जो हैं वो तय पा रही हैं। और ये शायद यही वजह है कि बड़े ठोस अंदाज में चाहे वो साबिक सदर आसफ अली जरदारी हों या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हों, वो अगली हुकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस वक्त बुनियादी तौर पे रुखसत पे है और ज़ाहिर है कि वो उस रुखसत से वापस आते हैं तो फिर पता चलता है कि क्या सूरत हाल जो है वो होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से एक अहम स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है और वो ये बात कह रहे हैं कि ईवीएम के ज़रिए मरहलावार वोटिंग की तजवीज़ अगर आती है तो वो इस पर गौर करेंगे और जो आइंदा का लाए अमल है, जो कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं उनकी मशावरत के बाद जो सामने आएगा उसकी रोशनी में जो है वो तय किया जाएगा। लिहाजा ये जो दिखाई दे रहा है हुकूमत का दबाव कि नहीं हर कीमत पे आइंदा इलेक्शन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे, उसमें ये हल्का सा एक तसाहिल जो है वो दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर में थे और उन्होंने एक मरतबा फिर ये बात दोहराई और वो कन्विंस्ड हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो कहते हैं, मैं अब भी कहता हूँ कि इतनी महंगाई नहीं है, हमारे माशी इशारिये जो हैं वो दुरुस्त हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो मुस्तहकम है, लिहाजा कौम फ़िक्र न करे। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान सीजन पॉलिटिशियन है, सेनेट के चेयरमैन रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब। नैयर बुखारी साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है लाहौर के अंदर जो वोटों का तनासुब बढ़ा है और उस हवाले से जो एक कमज़ोर कैफियत रही है उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो निकली है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी वहाँ पे उसने अंगड़ाई ली है या कुछ और असरात भी हैं, कुछ और मुहर्रकात और असबाब भी हैं? शुक्रिया नदीम हुसैन साहब। ये जो बात आपने की है और मुहर्रकात जो हैं तो बड़ी मानी खेज बात कर रहे हैं आप। पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन को अपने
रवायती अंदाज से ही कंटेस्ट किया जैसे पीपल्स पार्टी 1970 ऑनवर्ड कंटेस्ट करती रही है। 2018 के इलेक्शन में शायद हम हमारे कैंडिडेट्स को एफर्ट नहीं पुट इन कर सके, जिसकी वजह से नंबर ऑफ वोट्स बहुत कम मिला पीपल्स पार्टी को। और इस मरतबा हमारी जो तंजीम है और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लाहौर की लीडरशिप है, उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया और यकसुई से उन्होंने कैंपेन की और डोर टू डोर कैंपेन भी की, और जिसकी वजह से हमें ये बेटर रिजल्ट्स मिले। अल्दो के टर्नओवर जो था बड़ा लो रहा। नॉर्मली बाई इलेक्शन में टर्नओवर कम होता है, लेकिन इसमें लाहौर में ज़रा कम नज़र आया। लेकिन अगर टर्नओवर बेहतर होता तो हमारी पोजीशन और बहुत बेहतर होती। तो पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन को बड़ा सीरियसली कंटेस्ट किया, हमारे कैंडिडेट ने बड़ा सीरियसली कंटेस्ट किया। और सेकेंडली फिर हमें ये भी नज़र आया कि वो RTS ऑपरेट करने वाले उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, इसलिए नईर बुखारी साहब, आपने जैसे कहा कि इंटरफेरेंस नहीं थी, लेकिन एक तासुर ये भी है कि जब पीपल्स पार्टी की क़यादत बड़े वसूख से इस चीज़ को कहे कि अगली हुकूमत हमारी है और कुछ मामलात इस नौइयत के दिखाई भी दें, और फिर यकलख्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लाहौर में, और जाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के गढ़ में जहाँ पे वोटों का तनासुब बहुत कम रहा है, 1000 से कम भी रहा है, वहाँ यकलख्त 32,000 वोट जो हैं वो हासिल किए जाएं। आपको क्या लगता है कि ये इस चीज़ का भी असर है कि ये तासुर जो जा रहा है कि सियासी फ़ज़ा में भी कुछ तब्दीली आ रही है? लाहौर के हल्के को देखें कि 1970 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानी चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ से इलेक्शन लड़े, और फिर इस टाउनशिप में जितनी लोगों को अकोमोडेट किया गया, वो भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट के दौरान यहाँ पे लोगों को आबाद किया गया। लोग भी पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस को ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी जिस अरसे में वो इक़्तिदार में रही, उन्होंने लोगों को क्या रिलीफ दिया, लोगों की बेनिफिट के लिए क्या काम किया। लोगों ने महसूस किया कि नून की भी क्या परफॉर्मेंस रही और बिलखुसूस अब PTA की परफॉर्मेंस क्या रही। तो लोगों ने एवेल्यूएट किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो महकूम और महरूम तबकात का ख्याल रखती है, और वही जमात है जो होप देती है फ्यूचर के लिए भी। और हम समझते हैं कि लोगों को एहसास हो गया कि पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो उनकी उम्मीदों के मुताबिक हुक्मरानी कर सकती है। आपको इल्म होगा कि 1970 में जो इलेक्शन थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल थी आपके सामने थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जहाँ से कंटेस्ट किया और बड़ी नामवर शख्सियात जो पंजाब के हवाले से थी, जनाब जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का मुकाबला भी रहा भुट्टो शहीद के साथ। तो अब हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस जो है लोगों को एहसास हुआ, और हमारी जो कैंपेन थी उस कैंपेन को बड़ी जानदार कैंपेन थी और ये रिजल्ट अचीव हुए। आप ये भी देख लें कि जो क़यादत जिसको आप गढ़ कहते हैं मुस्लिम लीग नून का, जब वो क़यादत यहाँ से मुल्क छोड़ के भाग जाए तो फिर लोगों का एहसास होता है गालिबन वो वापस आए ना आए। क्योंकि 2002 के इलेक्शन रिजल्ट भी आप देख लें कि लाहौर से नून को कितनी सीटें मिली। नेशनल असेंबली में टोटल 17-18 लोग थे ये 2002 की असेंबली में नून वाले। तो क्यों? इस वजह से कि उनकी क़यादत इस मुल्क में मौजूद नहीं थी, वो कैंपेन नहीं कर पाए थे। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त भी लाहौर से सीटें जीत कर आई थी, और इतजाज साहब 2002 की असेंबली में भी लाहौर से ही मुंतखब होके आए थे। समीना गुरगी साहब अभी लाहौर से ही इलेक्शन जीत के आई थी। तो इसलिए हम समझते हैं कि लोग बिल्कुल पार्टी की परफॉर्मेंस को जरूर देखते हैं कि प्रीवियसली किस जमात ने अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक अमल दरामद किया, किस जमात ने लोगों को रिलीफ दी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो पीपल्स पार्टी का बने। मुझे बुखारी साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नईर बुखारी से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्त के बाद।
वेलकम बैक। नैयर बुखारी साहब, ज़रा आगे बढ़ें। आपको क्या लगता है कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त जमूद का शिकार है? एक जो मुज़ाहिमती रवैया होता है हकूमत के ख़िलाफ़, उसमें वो शिद्दत नहीं है, हालांकि अवाम जो हैं वो मसाइल का शिकार हैं, महंगाई का शिकार हैं, उस पर आगे बात करते हैं। लेकिन आपको ये दिखाई देता है कि अपोजिशन जो है बहसीत मजमूई, PDM तो ऐसे लगता है 3 महीने की छुट्टी पर चली गई है, और आप लोग भी जो सियासत है वो बयानात से लेके दावों तक की महदूद हो गई है। अब आप अपोजिशन को इस अंदाज से देखें कि तमाम सियासी जमातों को यकजा करके आप अपोजिशन की बात ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है, वो अपनी अपोजिशन की जो उनकी स्ट्रेटजी है वो चेयरमैन ने अनाउंस भी की हुई है। आपने खुद अपने इंट्रो में कहा 10 को महंगाई के खिलाफ, पेट्रोलियम कीमतों के खिलाफ, 17 को भी हमारा एजुकेशन पॉलिसी जो PDM का अपना हमने डे 1 से हम कह रहे थे कि आप जो पैरामीटर्स आपने तय किए थे जब PDM की बुनियाद रखी थी, उन पे अमल दरामद करें। उन पे अमल दरामद PDM, सो कॉल्ड PDM में जो आज एग्जिस्ट करती है, उनमें जो जमातें बैठी हैं वो अमल दरामद नहीं करना चाहती। वरना कभी भी जो लॉन्ग मार्च 2021 का था, मार्च में 25 मार्च का, वो मुलतवी क्यों हुआ? ये इन 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 जो पॉलिटिकल पार्टीज के रवैयों की वजह से हुआ, इनकी सोच की वजह से हुआ। और ये मैं तो समझता हूँ कि ये PDM में जो सो कॉल्ड PDM है, इसमें जो लोग बैठे हैं ये तो इस हुकूमत के खुद फैसिलिटेटर्स बने बैठे हैं, ये खुद फैसिलिटेट कर रहे हैं। मरियम साहबा कुछ बयान देती हैं और मौलाना फजल रहमान साहब कुछ बयान देते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो कलेक्टिवली क्यों नहीं काम करना चाहते थे, और ऐसी शरायत क्यों लॉन्ग मार्च के साथ मुंसलिक कर दी गई थी जिस पे अमल दरामद नहीं हो सकता था, और PDM को वजूद ही खतरे में पड़ गया, बल्कि PDM एग्जिस्ट ही नहीं करती आज। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपनी अपोजिशन कर रही है। और ठीक है, नहीं नैयर बुखारी साहब, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद का कह रहे थे तो क्या उसके पसे पुश्त कोई अनदेखी कुव्वत कार फरमा थी? और अगर वो लॉन्ग मार्च से हट रहे थे या वो इस्तीफ़ों की बात कर रहे थे तो उसके पीछे भी कोई पस मंज़र था, कोई वजूहात थी? क्या मसला क्या है कि ना इस्तीफ़े दिए जाते हैं, ना लॉन्ग मार्च होता है, ना एहतजाज उस तरीके से हो पाता है? तो ये क्या आपको क्या अवामिल दिखाई देते हैं पसे पर्दा? मैं समझता हूँ कि जिन बुनियादों पे PDM का आगाज हुआ, उनसे नाराज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, और हम ये समझते थे कि हम हर वो आईनी रास्ता और कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे इस गवर्नमेंट से निजात हासिल करने के लिए। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी बिल्कुल लॉन्ग मार्च की तैयारी की हुई थी। ये सवाल आप करें जो आज वो जमातें जो PDM में बैठी हैं, जो कि उन्होंने क्यों ये शर्त मुंसलिक कर दी कि इस्लामाबाद पहुंच के तो हम रेजिग्नेशन करेंगे। अभी जब पीपल्स पार्टी और ANP उसका हिस्सा नहीं रही, अभी ये इत्तेफाक क्यों नहीं कर पाए रेजिग्नेशन पे? अभी 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 इस पे इनका मौकफ क्यों नहीं वाज़ेह? पीपल्स पार्टी डे 1 से कह रही थी कि ये रेजिग्नेशन हमारी लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले नैयर बुखारी साहब, नहीं भाई साहब, जब नून लीग की सियासत से सियासतदानों से बात की जाती है, लीडरशिप से बात की जाती है, सीनियर लीडरशिप से बात की जाती है, वो कहते हैं यहाँ पे टेलीफोनों की 2-4 टेलीफोन की मार होती है पूरी असम्बली की सूरत हाल। तो अगर हम तहरीक अदम एतमाद ले आएँ तो पीपल्स पार्टी जो है उसको किस बात पर ये यकीन है कि वो तहरीक अदम एतमाद जो है, चाहे पंजाब हो या वफाक हो, कामयाब हो पाएगी? वो हमें मुतमिन नहीं कर पाते। इनसे ये सवाल करे नून वालों से कि अगर कोई बंदा किसी काम के लिए एफर्ट करता है और उस एफर्ट पे फेलियर हो जाए या उसका अंदेशा हो तो वो एफर्ट ही ना करे। पॉलिटिक्स में तो इलेक्शन कंटेस्ट भी होते हैं, पॉलिटिक्स में तो बड़ा इनिशिएटिव लेता है, और हर इनिशिएटिव में जरूरी नहीं कामयाबी भी हो, नाकामयाबी हो जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एफर्ट्स करना ही छोड़ दें। उनको या तो फिर ये शक है कि उनकी जमात में कोहिजन नहीं है, उनकी जमात के लोग उनके साथ खड़े नहीं है, और इवन रेजिग्नेशन भी मैं समझता हूँ कि शायद वो
जुबानी कलामी बात करते हैं, कल उनकी तमाम लोग उन पर मुतफिक ना हो। रेजिग्नेशन के बारे में हमारा बड़ा कैटेगोरिकली हमने पिछले इस साल मार्च के जो इंतखाबात से सेनेट उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ सामने था और उस पर पीडीएम की दीगर जमातों ने एग्री किया। और आज जो सेनेट की सूरत हाल है वो पीपल्स पार्टी की ब्राइव स्ट्रेटजी की वजह से है कि आज भी अपोजिशन नहीं जो है नहीं यार बुखारी साहब, वो फिर सवाल वही आ जाता है। वो मुस्लिम लीग नवाज वाले कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पीपल्स पार्टी वाले अगर तहरीक में एतमाद की बात करते हैं तो फिर सेनेट से बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। उस तरफ पीपल्स पार्टी नहीं जाती है वाला एक इशू। अभी तो वो जो यूसुफ गिलानी साहब वाला इलेक्शन का सेनेट का, वो भी सब जुड़े से मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरी बात है कि सेनेट के चेयरमैन की रिमूवल से गवर्नमेंट नहीं जाती। गवर्नमेंट जाती है कि जब स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप स्पीकर के सी आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ है नेशनल असेंबली में, या आप सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, या आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मूव करें। सेकेंडली आप उसको पंजाब में जो लार्जेस्ट प्रोविंस है उसमें गवर्नमेंट के खिलाफ करें। चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद अगर मंजूर भी हो जाता है तो उससे कोई नया चेयरमैन आ सकेगा। गवर्नमेंट डिस्टर्ब नहीं होती। कम अज कम नून वालों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एग्जेक्टिव को फारिग करना है। स्पीकर का और चेयरमैन का फारिग होना, एग्जेक्टिव या गवर्नमेंट फारिग नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर लो कॉन्फिडेंस होता है तो फिर एग्जेक्टिव फारिग होती है, चीफ एग्जेक्टिव जाता है और नया चीफ एग्जेक्टिव आ सकता है। अच्छा नैयर बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि आसफ अली जरदारी साहब ने मियाँ साहब पर तनकीद की है और उन्होंने ये बात कही है कि वो हर सतह पे उनका मुकाबला जो है वो करेंगे, मियाँ साहब को छोड़ेंगे नहीं। आप लोग क्या इलेक्शन मोड में चले गए हैं और आपको ये दिखाई देता है कि जैसे बात भी होती है कि अगला बरस इलेक्शन का हो सकता है? बिलाशुबा हमारे एफर्ट्स हैं, क्योंकि अभी अवाम जो है ना बड़े मायूस हो चुके हैं, अवाम परेशान है, माशी सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है कि आप देखें कि इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ चली गई है। जो रोज़मर्रा की अशियाएँ अवाम की दस्तरस से बाहर हो गई हैं। हर दिन एक नया मोड़ आता है उनकी ज़िंदगी में कि एक दिन एक चीज़ 100 रुपए की खरीदते अगले दिन जाते हैं तो 120 रुपए की हो जाती है। आज तो लोग तो दाल नहीं खरीद पा रहे, लोग दूध दही नहीं खरीद पा रहे, लोग किराए नहीं दे सक रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। तो इसलिए हम समझते हैं कि इंतखाबात ही हल है इस हुकूमत से निजात हासिल करने का, और लोग अपनी राय का हक जो है इस्तेमाल करेंगे आने वाले इंतखाबात में। नैयर बुखारी साहब, आपको क्या लगता है, आप लोग हुकूमत जाने की बात करते हैं, जाहिर है पिछले साल दिसंबर की तारीख थी, आज एक साल बाद हम फिर दिसंबर में बैठे हुए हैं और मामला जो हैं वो जूं के तूं हैं। आपको दिखाई देता है कि जो रवैया और जो तर्ज अमल हमारी अपोजिशन का है उसके नतीजे में हुकूमत जाना तो दूर की बात है, हुकूमत पर किसी किस्म का दबाव भी है और वो उस दबाव के तहत जैसे माजी में देखा जाता रहा है कि अपोजिशन के दबाव से अवाम के लिए बाज़ सहूलत के फैसले हो जाते थे। अब तो दिखाई देता है कि अपोजिशन का दबाव भी नहीं है। बात अपोजिशन के दबाव की नहीं है, बात अवाम और नास के दबाव की है। आज अवाम का दबाव ज्यादा है और जो सियासी जमात अवाम की पल्स को समझती है वो लीड लेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मूड में है कि अवाम की पल्स को देखते हुए इस गवर्नमेंट के खिलाफ एजुकेशनल पॉलिटिक्स शुरू की जाए। अवाम जो है जो आपने रेफर किया इंट्रो में कि पेशावर में प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी महंगाई नहीं है, उसको तो महंगाई इसलिए महसूस नहीं होती, उसकी जेब से कुछ नहीं जाता। अपनी जेब से कुछ वो खर्चा करे, जेब से पेट्रोल डलवाए, जेब से बिजली का बिल दे, जेब से गैस का बिल दे, है जी, और जो किचन भी जो चलता हो वो उसकी जेब से जाए, तो फिर उसको पता चले तो महंगाई है कि नहीं है। अगर एटीएम पे जो कोई बंदा चल रहा है उसको क्या एहसास होता है महंगाई का? महंगाई का तो आप अपने आपका जो चैनल है इसके एम्प्लॉय से जरा पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, मुझसे सवाल ना करें। जहां आप बैठे हुए हैं वहां के एम्प्लॉय से पूछ रहे आया इस्लामाबाद में या मुल्क में महंगाई है कि नहीं है। लेकिन नैयर बुखारी साहब,
मैं सवाल फिर वहीं पर मेरा खड़ा है कि अपोजिशन जो होती है वो एक रद्द-ए-अमल होता है हुकूमत के लिए पार्लियामेंट के अंदर भी, और जो वो दबाव क्रिएट करते हैं उसके नतीजे में हुकूमत को बाज़ ऐसे फ़ैसले जो अवाम की मंशा के ख़िलाफ़ हों वापस लेने पड़ते हैं। यहाँ पे तो एक दिन में लातादाद बिल मंजूर हो जाते हैं, यहाँ पे सेनेट में आपकी अक्सरियत है, बिल निकल जाते हैं। मतलब अब आप समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी ऑपोजिशन वो किरदार अदा कर पा रही है जो उसको अदा करना चाहिए? देखिए जी, हम लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का हमारा मौका रहा सेनेट में भी नेशनल करने में। इश्यूज डिस्कस होना चाहिए, इश्यूज पे जो पब्लिक इश्यूज हैं उनको प्रोजेक्ट भी करना चाहिए, उनको हाईलाइट भी करना चाहिए, प्रेशर बिल्कुल बिल्ड करना चाहिए। और लेकिन आप कहते हैं ये गवर्नमेंट विड्रॉ क्यों नहीं करती? इस हुकूमत ने तो पाकिस्तान को तो बिल्कुल तो गिरवी रख दिया IMF के पास, और वो कहते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई है, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमी ठीक हो गई है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर हो गए हैं। फिर आपसे पूछ रहे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे बेहतर हुए हैं आपके? $1 बिलियन सिर्फ IMF से मिल रहा है आपको, वो भी उनका बोर्ड जनवरी में अप्रूव करेगा। तो उसकी कंडीशनैलिटीज देख रहे हैं कि क्या है साथ। बाकी $3 बिलियन तो आपने सऊदीया से इंटरेस्ट में लिया हुआ है और उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। वो सिर्फ आप अपने रिजर्व में रख सकते हैं, उन $3 बिलियन को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। वो आप अपनी डिफॉल्ट से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी आपको सऊदी ने हेल्प आउट कर दिया एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%। तो इसलिए हम समझते हैं कि इन्होंने जो कहा कि $7 बिलियन हमारे पास आ रहे हैं, वो बाकी वो जो बॉन्ड फ्लोट कर रहे हैं उसकी वजह से जो आ रहे हैं वो भी बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये इनकम्पिटेंट लोग हैं, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इकोनॉमी ये चला नहीं पा रहे, आए दिन ये ब्यूरोक्रेसी में शिफ्ट करते हैं। ठीक है नईर बुखारी साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाजरीन, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नईर बुखारी से हमारी गुफ्तगू जा रही है। वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साबिक चेयरमैन सेनेट नईर बुखारी, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। नईर बुखारी साहब, यकीनन ब्रेक पर जाने से पहले आप हुकूमत की कोताहियों का, हुकूमत की नाकामियों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन गुजारिश ये है कि आगे IMF का बिल आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है, हुकूमत वो भी निकाल के ले जाएगी और अपोजिशन जो है वो चंद मिनटों का शोर मचा के बाहर निकल जाएगी। कि मतलब मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि आप लोग बड़ी मौसर तादाद में पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, क्या आप वो प्रेशराइज सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते कि मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हैं, अवामुन नास के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हैं, उनकी राह में रुकावट आ सके, हुकूमत जो है वो मजबूर हो कि वो कुछ रिलीफ देने की तरफ जाए, ना कि इस तरह के बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट से मंजूर हो जाएं? देखिए, एक तो आप सजेस्ट करें कि अपोजिशन को क्या करना चाहिए। अगर आप समझते हैं बीइंग ए क्रिटिक तो अपोजिशन क्या करे, अपोजिशन तो अपना रोल अदा कर रही है। आप ये देखें कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है तो वहां बैठी हुई है, अगर उनके पास मेजोरिटी ना हो तो बिल पास नहीं कर सकते। वो मेजोरिटी कैसे उन्होंने क्रिएट की ये आपको भी समझ है, हमें भी समझ है। हमारे चेयरमैन ने तो आगाज में कह दिया था कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तो वो जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको रियलाइज करना चाहिए। एक कौम पे कैसे शख्स को मुसल्लत कर दिया गया जिसका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है, और मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि अपोजिशन को वो किरदार अदा करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी, और वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स तो पार्टी तो अपनी हद तक जिम्मेदार है। हमारी क़यादत भी बिल्कुल मौसर तरीके से अपोज करती है उन तमाम इश्यूज पे जो आवाम के मफाद के खिलाफ लेजिस्लेशन करते हैं, जो इक़दाम उठाते हैं, तो पीपल्स पार्टी तो उनको अपोज करती है।
हाँ, ये बात दुरुस्त, कभी जो 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 टर्निंग पॉइंट है, तो इस हुकूमत से निजात कैसे हासिल की जाए। बिल्कुल लॉन्ग मार्च अगर वो करते हैं तो बिल्कुल, आपने कहा कि 3 महीने की छुट्टी पे चले गए हैं, ये तो खैर वही बता सकते हैं छुट्टी पे क्यों गए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल पीडीएम से है कि अब आप, पीपल्स पार्टी जब वहां थी तो आपका प्रेशर रेजिग्नेशन पे था, अभी आपको किसने रोका है रेजिग्नेशन से? हम समझते हैं कि ये मौजूदा जो पीडीएम की जमातें बैठी हैं, ये तो प्रॉबेबली इंश्योरेंस हैं नवाज इसकी इमरान खान की हुकूमत की। पीपल्स पार्टी तो भरपूर अंदाज से उसकी क़यादत कर रही है। अच्छा, ये अब जरा नैयर बुखारी साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जाहिर है अब ये बात कही जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए मरहलावार वोटिंग की तजवीज़ आई तो वो इस पर गौर कर सकते हैं। आपको दिखाई देता है कि हुकूमत जो है जिसने बिल भी पास कर दिया है वो तुले हुए हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर ही हो, वो हो पाएगा? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में आप सारी दुनिया का एनालिसिस देख लें, ऑलमोस्ट सिर्फ ओनली 20 कंट्रीज थे जहां पे ये ईवीएम इस्तेमाल होती थी, उसमें से 6 ने गिव अप कर दिया। तो ये क्यों बैंक करना चाहते हैं मौजूदा हुक्मरान की ईवीएम? नहीं नैयर बुखारी साहब, उन्होंने तो फैसला कर दिया, उन्होंने तो बिल पास कर दिया, आपकी मौजूदगी में हो गया। क्या आप इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे? क्या आप अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? मेरी बात सुन लें आप जी। जो इलेक्शन उसके इनेकाद से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो जाए, उसके रिजल्ट्स को कौन मानेगा? बुनियादी बात तो ये है कि जिस सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उस पर ही ऑब्जेक्शन है। ये क्यों इसरार करते? आपको वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन याद होगा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का, गोर वाला जी। और अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैनुअल पे आ गए थे वो, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। जर्मनी ने गिव अप कर दिया ईवीएम को। तो बात यह है कि इस प्रोसेस में आरटीएस आपका फेल हो गया। हम इस ईवीएम मशीन के खिलाफ नहीं, इस मशीन के पीछे बैठे हुई जो मशीनरी है हम उसके खिलाफ है। ये क्या गारंटी है तो जो ऑपरेट करने वाले लोग होंगे ईवीएम्स को, वो किस तरह इसको ऑपरेट करेंगे? और फिर आप एक और बात देखें कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना है। ईवीएम इस्तेमाल करना आम जातों में पॉसिबल होगा, और अभी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने कह दिया कि 70% एरिया में तो बिजली नहीं है, तो हम ईवीएम की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, इसमें नहीं नैयर बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि मैंने जैसे आपसे सवाल किया कि बिल भी मंजूर हो गया, हुकूमत कहती है कि हमने करवाना ही ईवीएम के ज़रिए इलेक्शंस हैं और वो आगे टेंडर की तरफ भी जा रहे हैं। आपने कहा आरटीएस बैठ गया, जो इंतखाबात थे उनको मुतनाज़ा करार दे दिया, जो वज़ीर आज़म थे उनको सिलेक्टेड करार दे दिया। उस हुकूमत के 5 साल भी आप पूरे होते देख रहे हैं। तो अगर वो ईवीएम से करवाते हैं तो फिर आपके पास रास्ता क्या है? मतलब फिर आप शोर मचाते रहे, मुतनाज़ा है, शोर मचाते रहे, हमें एतराज़ है, फिर इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे और आप अगर इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं, कोई और पार्टी जीत जाती है तो आप कहते रहें उसको भी सिलेक्टेड कहते रहें, उसको भी आप कहें कि ईवीएम में ये हो गया, क्या होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत सारी कंसर्न से ईवीएम पे, उन्होंने टोटली एग्री नहीं किया। उनकी बहुत सारे क्वेरीज थी, वो सेटिस्फाई नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी उनकी है, ये एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। एग्जीक्यूटिव ने तो फिर ये देख लें, आपके उनके वज़रा कहते हैं हम उनके फाइनेंसेस ब्लॉक कर देंगे ईसीपी के। इस किस्म का रवैया जब वो रखेंगे तो फिर आप समझते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, जब पब्लिक प्रेशर होगा, जब पब्लिक देखिए आज जो अपोजिशन की जमातें हैं, अगर नंबर ऑफ वोट्स देखा जाए कलेक्टिवली इनका, तो बहुत ज़्यादा बनता है नंबर ऑफ वोट्स एज कम्पेयर टू पीटीआई। तो जब आप देखें 30% 31%
एक साइड पे काले और 70% एक साइड नहीं, नेर बुखारी साहब, आप बहुत सीजन पॉलिटिशियंस हैं, आप वर्कर सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने अवामी दबाव की बात की है। क्या आप समझते हैं कि अवामी दबाव आप लोगों के साथ है? अगर अवामी दबाव आप लोगों के साथ होता तो आप वो फ़िज़ा ज़रूर क्रिएट कर सकते जहां हुकूमत पर इतना दबाव पड़ता कि वो अवामी मुफाद के तकाज़ों के मुताबिक कुछ फ़ैसले तो कर पाती। देखिए, जब माहौल बनता है तो अवामी प्रेशर बन जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इलेक्शन के करीब और इलेक्शन प्रोसेस में माहौल जरूर बन जाता है, और माहौल बनते, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे खिलाफ PNA विद इन 1 वीक बना दी गई थी 77 में। तो ये प्रोसेस, हालांकि जनाब चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉपुलर लीडर थे और इलेक्शन उन्होंने जब अनाउंस किए उस वक्त हमें तो अपोजिशन नजर नहीं आती, लेकिन फिर एक कॉन्स्पिरेसी थी हमारे खिलाफ और उस कॉन्स्पिरेसी के जरिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को हुकूमत से हटाया गया। लेकिन आप ये ज़हन में जरूर रखें कि जब इलेक्शन का माहौल होगा, उस इलेक्शन के माहौल में लोग बिल्कुल जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है उसकी तरफ जरूर देखेंगी भी और उस पर अमल दरामद भी करने की कोशिश करेंगी। मैं नहीं समझता हूँ कि 70-75% लोग जिस इलेक्शन प्रोसेस के खिलाफ होंगे वो इलेक्शन जो है उनके रिजल्ट्स को ही कबूल करने को कुछ तैयार होंगे। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब। नाज़रीन, ये थे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।